नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और हरियाणा विशेष के इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। और चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जहां राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाते नजर आए। पीएम ने कहा कि आदिवासी राष्ट्रपति मिलने से आज आदिवासी समाज में विश्वास बढ़ा है। पीएम ने कहा कि G20 में देश की तारीफ हो रही है। साथ ही कहा कि कोरोना काल में 150 से ज्यादा देशों को दवाई और वैक्सीन पहुंचाई हमने। आज आजादी के इतने सालों के बाद आदिवासी समाज में जो गौरव की अनुभूति हो रही है, उनका जो आत्मविश्वास बढ़ा है, और इसके लिए ये सदन भी और देश भी उनका आभारी हूं। आज पूरे विश्व में भारत को लेकर के पॉजिटिविटी है, एक आशा है, भरोसा है। और माननीय अध्यक्ष जी, ये भी खुशी की बात है कि आज भारत को विश्व के समृद्ध देश ऐसे G20 समूह की अध्यक्षता का अवसर भी मिला। ये देश के लिए गर्व की बात है। ये देश के लिए गर्व की बात है। 140 करोड़ देशवासियों के लिए गौरव की बात है। लेकिन मुझे लगता है, पहले मुझे नहीं लगता था, लेकिन अभी लग रहा है शायद इससे भी कुछ लोगों को दुख हो रहा है। इतनी बड़ी भयंकर महामारी, बटा हुआ विश्व, युद्ध के कारण हो रहे विनाश, अनेकों देशों में अस्थिरता का माहौल है। कई देशों में भीषण महंगाई है, बेरोजगारी, खाने पीने का संकट, और हमारे अड़ोस पड़ोस में भी जिस प्रकार से हालत बने हुई है, ऐसी स्थिति में माननीय अध्यक्ष जी, कौन हिंदुस्तानी इस बात पे गर्व नहीं करेगा कि ऐसे समय में भी देश दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। 100 साल में आई हुई ये भयंकर बीमारी, महामारी, दूसरी तरफ युद्ध की स्थिति, बटा हुआ विश्व, इस स्थिति में भी, इस संकट के माहौल में भी देश को जिस प्रकार से संभाला गया है, देश जिस प्रकार से संभला है, इससे पूरा देश आत्मविश्वास से भर रहा है, गौरव से भर रहा है। लोकसभा में पीएम मोदी ने राहुल के आरोपों को लेकर के विपक्ष पर जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा 2004 से 2014 तक दशक घोटालों का दशक था। यूपीए के कार्यकाल में बस यही खबरें रहती थी, किसी अनजान चीज को हाथ नहीं लगाना। आखिर ये निराशा भी ऐसे नहीं आई है, इसके पीछे कारण है। एक तो जनता का हुक्म, बार बार हुक्म, लेकिन साथ साथ इस निराशा के पीछे जो अंतर मन में पड़ी हुई चीज है, जो चैन से सोने नहीं देती है, और क्या है, पिछले 10 साल में 2014 के पहले
2004 से 14 भारत की अर्थव्यवस्था खस्ता हाल हो गई। निराशा नहीं होगी तो क्या होगा? 10 साल में महंगाई डबल डिजिट रही, महंगाई डबल डिजिट रही। और इसलिए कुछ अगर अच्छा होता है तो निराशा और उभर करके आती है। आदरणीय अध्यक्ष जी, 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए। भारत को दुनिया के सामने, भारत की युवा सामर्थ्य को प्रस्तुत करना एक बहुत बड़ा अवसर था, लेकिन फिर मौका मुसीबत में और CWG घोटाले में पूरा देश दुनिया में बदनाम हो गया। वही 10 साल, यूपीए के वो 10 साल, कश्मीर से कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी, भारत के हर कोने में आतंकवादी हमलों का सिलसिला चलता रहा। 10 साल हर नागरिक असुरक्षित था। चारों तरफ यही सूचना रहती थी कि कोई अनजानी चीज को हाथ मत लगाना, अनजानी चीज से दूर रहना, वही खबरें रहती थी। 10 साल में जम्मू कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हिंसा ही हिंसा देश का शिकार हो गया था। और जब दुनिया में भारत की ऊर्जा शक्ति के उभार की दिशा में चर्चा की जरूरत थी, इस सदी के दूसरे दशक में हिंदुस्तान की चर्चा ब्लैकआउट के नाते हुई। पूरे विश्व में ब्लैकआउट के वो दिन चर्चा के केंद्र में आ गए। कोयला घोटाला चर्चा में आ गया। वहीं लोकसभा में पीएम मोदी ने राहुल की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के भी तंज कसा। कहा, जो अभी अभी कश्मीर घूमकर आए हैं उन्होंने बदलाव देखा ही होगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, यहां जम्मू कश्मीर की भी चर्चा हुई, जम्मू कश्मीर की भी चर्चा हुई। और जो अभी अभी जम्मू कश्मीर घूम करके आए, उन्होंने देखा होगा कितने आन बान शान के साथ आप जम्मू कश्मीर में जा सकते, घूम सकते, फिर सकते। आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछली शताब्दी के उत्तरार्ध में, आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछली शताब्दी के उत्तरार्ध में मैं भी जम्मू कश्मीर में यात्रा लेके गया था और लाल चौक में तिरंगा फहराने का संकल्प लेकर के चला था। और तब आतंकवादियों ने पोस्टर लगाए थे, आतंकवादियों ने पोस्टर लगाए थे उस समय, और कहा था कि देखते हैं किसने अपनी मां का दूध पिया है, जो लाल चौक में आके तिरंगा फहराता है। और तब मैंने कहा था, आतंकवादी कान खोल करके सुन ले, 26 जनवरी को ठीक 11 बजे मैं लाल चौक पहुंचूंगा, बिना सिक्योरिटी आऊंगा, बुलेट प्रूफ जैकेट के बिना आऊंगा, और फैसला लाल चौक में होगा किसने अपनी मां का दूध पिया। लोकसभा में पीएम मोदी के संबोधन के बाद राहुल गांधी ने कहा कि पीएम ने संसद में आडवाणी के मुद्दे पर कुछ नहीं कहा। ऐसा लगता है जैसे पीएम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इंक्वायरी की बात नहीं हुई। अगर मित्र नहीं है तो ये कहते ठीक है मैं इंक्वायरी करा दूंगा, थोड़ा पीछे करो ना। इंक्वायरी की बात नहीं हुई। डिफेंस इंडस्ट्री है, वहां पे शेल कंपनीज हैं, बेनामी पैसा घूम रहा है, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा।
तो मतलब क्लियर है कि प्रधानमंत्री उनकी रक्षा कर रहे हैं, उनको देश के लोगों को भरोसा है सच राहुल जी आप- कह रहे हैं कि देश के लोगों को भरोसा है मोदी पर, इस पर आप क्या नहीं, वो कहेंगे? तो ठीक है, मतलब मोबाइल थोड़ा मेरा नीचे कर लो कहना ना, है, फेस पे आ रहा है। ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है। प्रधानमंत्री को ये कह देना चाहिए ठीक है हम इंक्वायरी करेंगे, माइक चेक कराएंगे क्या है इसमें, बहुत बड़ा घपला है, मगर वो भी नहीं बोला। तो जरूर वो उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट मैं समझता हूँ मतलब उसका कारण भी है। थैंक यू। वहीं सांसद कार्तिकेय शर्मा ने राज्यसभा में शिक्षण संस्थानों का मुद्दा उठाते हुए सवाल पूछा, क्या टॉप 100 वैश्विक रैंकिंग वाले संस्थान को क्षेत्रीय परिषद भारत में खोला जा रहा है और अगर हां तो किन किन राज्यों में प्रस्तावित है। साथ ही पूछा कि क्या इन संस्थानों में सरकार की भागीदारी होगी और इनके पाठ्यक्रम शुल्क निर्धारण की शक्ति किसके पास होगी, दूसरे देशों की तर्ज पर शुल्क में छूट मिलेगी। सांसद कार्तिकेय शर्मा के सवाल पर शिक्षा मंत्रालय ने जवाब दिया। उनका जवाब कुछ इस प्रकार से था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इसकी परिकल्पना की गई है, प्रवेश के लिए एक विधेयक रूपरेखा विकसित की जाएगी और यूजीसी ने विनियमों का मसौदा तैयार किया है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने की कोशिश कि क्या सवाल यहां पर रहे हैं। तो उन्होंने शिक्षा को लेकर के सवाल किया है। तो राज्यसभा सांसद का सवाल कुछ इस प्रकार से था कि क्या यह सच है कि नई शिक्षा नीति के तहत शीर्ष 100 वैश्विक रैंकिंग वाले शिक्षण संस्थानों के क्षेत्रीय परिसर भारत में खोले जा रहे हैं। उस पर जवाब कुछ इस प्रकार से दिया गया, जहां उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में परिकल्पना की गई है कि विश्व के शीर्ष विश्वविद्यालयों को भारत में संचालित करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके लिए प्रदेश की सुविधा हेतु एक विधायी रूपरेखा विकसित की जाएगी और ऐसे विद्यालयों को भारत में अन्य स्वीकृत संस्थानों के समान नियामक शासन और सामग्री मापदंडों संबंधित विश्व के में छूट दी जाएगी, विशेष छूट भी उन्हें दी जाएगी। वहीं फरीदाबाद पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बाबा बंदा सिंह बहादुर अस्पताल का शिलान्यास किया। बता दें कि सेक्टर 15 में बाबा बंदा सिंह बहादुर चैरिटेबल अस्पताल का निर्माण कार्य शुरू किया गया, जिसकी नींव मुख्यमंत्री ने रखी। शिलान्यास के दौरान मुख्यमंत्री के साथ साथ कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक सीमा त्रिखा, नरेंद्र गुप्ता, राजेश नागर समेत बीजेपी के पदाधिकारी मौजूद रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर आज के समारोह में प्रधान श्री मूलचंद शर्मा जी, कैबिनेट मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के सम्मान के लिए मुख्य 14 फरवरी को देश के गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा आ रहे हैं, जिसको लेकर के प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। अनिल विज ने बताया कि हरियाणा पुलिस को हरियाणा बनाने के बाद पहली बार राष्ट्रपति फ्लैग मिल रहा है और इस फ्लैग को हरियाणा पुलिस को देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह करनाल के मधुबन आ रहे हैं। इसको लेकर के हरियाणा पुलिस भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। और इधर मुख्यमंत्री के साथ लंच के लिए पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले के लिए पर्यटन विभाग को शुभकामनाएं। इस मेले के जरिए संस्कृतियों का आदान प्रदान होता है। हरियाणा टूरिज्म को बधाई देता हूं कि उनका जो 1977 से चला प्रयास है, उसमें जिस प्रकार से दुनिया भर के अलग अलग देश और खास तौर पर प्रदेशों की भी अलग संस्कृति को एक जगह लाने का काम करते हैं, इससे हरियाणा और हरियाणा टूरिज्म ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है और आने वाले समय में भी इसको मैं देखता हूं कि इंटरनेशनल मापदंड को हम छूने लग चुके हैं और बड़ा हम करने का काम करेंगे। और कल्चरली भी मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है हम आर्ट एंड क्राफ्ट और कल्चर के माध्यम से संस्कृतियों को बहुत अच्छी तरीके से जोड़ सकते हैं, जो कि हरियाणा टूरिज्म।
आगामी बजट को लेकर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकार किसान हितैषी है। जिस तरह केंद्र सरकार के बजट में किसानों का ख्याल रखा है, उसी तरह से प्रदेश के बजट में भी किसानों का ध्यान रखा जाएगा। हरियाणा क्योंकि किसानों का प्रदेश है, तो तिहाई आबादी गांव में रहती है। किसान पशुपालक या गांव से जुड़ी हुई जो चीज़ है वो उस पर बहुत सारा फोकस रहेगा। और मुख्यमंत्री जी की एक अच्छी आदत ये है कि वो लोकतांत्रिक प्रणाली के माध्यम से सारे स्टेक होल्डर से चर्चा करते हैं, किसानों से भी करते हैं, उद्योगपतियों से भी करते हैं, और जिसका विषय है उनसे बात करते हैं। पक्ष के विधायकों से भी हमारे कल मंत्रियों से चर्चा हुई, आज शाम को सांसद के साथ मीटिंग करेंगे, फिर विधायकों के साथ करेंगे। और उन्होंने जो विधानसभा का भी जो सत्र है पार्लियामेंट की तरह किया है 2 पार्ट में। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रणाली में विश्वास करते हुए किसान हितैषी और हर जनता के हित में जो कुछ संभव है वो करेंगे। मुख्यमंत्री के लंच में शामिल हुए पंचायत मंत्री ने इंडिया न्यूज से बातचीत में कहा कि ई ट्रेडिंग का जो विरोध कर रहे हैं वो खुद शक के घेरे में है। मैंने किसी को निराश नहीं कर रखा, ये सरकार का फैसला है और ये प्रदेश हित जनहित का फैसला है। अभी ये कोर्ट में भी गए थे हमारे कुछ साथी, तो वहाँ कोर्ट ने भी बिल्कुल ई टेंडरिंग को एक जो प्रणाली अडॉप्ट की है सरकार ने, उसके लिए कहा कि ये अच्छी प्रणाली है, इससे गुणवत्ता भी आएगी, अकाउंटेबिलिटी भी आएगी और काम समय तरीके से हो भी पाएंगे। करीबन 60-70% जो हमारे सरपंच उन्होंने अपने काम प्रस्ताव डाल के काम करने शुरू कर दिए हैं। डेली का अपडेट अब ले रहे हैं हर ब्लॉक से, और उन्होंने गांव के अंदर डेवलपमेंट करनी शुरू कर दी है। 1100 करोड़ रुपया जो 31 मार्च तक दिया गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस पर स्टेटमेंट दे दिया, साफ सुथरे तरीके स्पष्ट कर दिया है कि आप इस पैसे को गांव के डेवलपमेंट के लिए लगाएं। कुछ इक्का दुक्का लोग हैं जो इस प्रणाली को लेकर विरोध कर रहे हैं। अब इसका तो हम जांच करवा रहे हैं, हम ये चेक करवा रहे हैं कि ये हमारे भाई हैं, ये चीज को समझ क्यों नहीं पा रहे हैं। हमने ट्रेनिंग शुरू की, आप ट्रेनिंग में मत जाइए, हमने भाई ट्रेनिंग लीजिए ना, आप समझेंगे भाई पंचायती राज के एक्ट्स के आपके क्या क्या राइट्स है, तभी तो आप गांव की डेवलपमेंट प्रॉपर करा पाएंगे। कौन सा पैसा कहाँ आपने किस डिस्ट्रिक्ट से यूटिलाइज करना है, उसका विरोध है। ब्लॉकों में गए, कुछ जगह गए 13-14 ब्लॉकों में, चलो वो तो सरकार बैठी है, नाराजगी सरपंचों को नहीं है। तोशाम में खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय के बाहर ई टेंडरिंग के विरोध में धरना दे रहे सरपंचों को कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने समर्थन दिया। धरने में पहुंची किरण चौधरी ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों का धरना और आंदोलन पूरी तरह से सही है। उन्होंने कहा कि अगर गांव का विकास करना है तो पंचायतों को पूरे अधिकार देने होंगे। वे केंद्रीय बजट को लेकर के किरण चौधरी ने कहा कि किसी को कुछ प्राप्त नहीं हुआ। आज देश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई चरम सीमा पर है और आम आदमी पूरी तरह से त्रस्त। सरकार की जो बजट पेश करा है उसमें आम आदमी के लिए तो कुछ है ही नहीं। अब उसमें क्या मैं बोलूं, सारा कुछ आप देख रहे हो, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई जो है वो कमर तोड़ महंगाई हो गई है। रह क्या गया है, हमारे इलाके के अंदर जो पानी है, पानी हमारे को मिल नहीं रहा है ना। सारा किसान भाई जो है वो बुरे हाल हो रहे हैं। जो व्यापारी है उसका वो जीएसटी के कारण त्रस्त है। कौन सा वर्ग ऐसा है जिसको सरकार ने संभाला है? प्रजातंत्र के अंदर सरपंच एक बहुत अहम कड़ी है और पंचायती राज जो है उसको मजबूत जो है राजीव जी ने करा था, इसलिए कि सरपंचों को जो है उनको इतना मजबूत करो कि अपने इलाके के अंदर वो काम कर सके। तो जब सरपंच चुन के आता है तो लोगों को उससे बहुत अपेक्षाएं होती है, गांव के अंदर काम करवा सके। छोटी मोटी बात जो है, हर चीज़ जो है इलाके का एमएलए या एमपी के पास ना जाए। और हमारे टाइम पर एक सरपंच जो है 20 लाख रुपए जो है अपने इलाके के अंदर खर्च कर सकता था, और 20 लाख से ऊपर जो भी काम करवाना होता था वो ई टेंडरिंग के जरिए होता था। तो मुझे समझ नहीं आती है कि सरकार ने इसमें इतना कम जो है पैसा दे रही है। इसका नतीजा 2 लाख रुपए जो है सरपंच का अधिकार दिया है, बहुत कम है। सरकार को इसका जो है पैसा जो है बढ़ाना चाहिए ताकि सरपंच अपने इलाके के अंदर अच्छी तरह से अपने जो है जो जनता का जो काम है वो उसको अच्छी तरह से कर सके। और जहाँ कहा जाता है कि भाई इसमें भ्रष्टाचार बहुत कर रहे थे, फला कर रहे थे, जो भ्रष्टाचार ही कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करो। कौन रोकता है कार्रवाई करने से? लेकिन हर एक आदमी को चोर मानना वो अच्छी बात है।
ई टेंडरिंग को लेकर के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि सरकार ने सरपंचों की शक्तियों को छीना नहीं है, ई टेंडरिंग की व्यवस्था पहले से ही थी। जब मैं पंचायत मंत्री था तो ये 20 लाख वाली राशि का प्रावधान मैंने किया था, शिक्षित पंचायतें बनाई थी और ये प्रोविजन, और इसमें जो रेट थे उस समय भी डिप्टी कमिश्नर तय करते थे, एमपी वही जेई भरते थे, ग्राम सचिव सरपंच सब मिलके उस काम को कराते थे। लेकिन जैसे समय आगे आगे जाता है तो नई नई चीजें भी आती हैं, और उस नाते से जैसे लोकतंत्र अपने आप में एक नई पद्धति आई दुनिया में तो सबने एक्सेप्ट किया, ऐसे ही अब एक टेंडरिंग, ई टेंडरिंग, ये हर विभाग में इसका प्रचलन बढ़ा है। तो उस नाते से सरपंचों की कोई ताकत कम की गई ऐसा नहीं है, 20 से 25 की गई है, लेकिन उसको डायरेक्ट काम किसी व्यक्ति को बुलाकर देने की बजाय ये कहा है कि भाई इसको टेंडरिंग के माध्यम से दे दिया जाए, और उसमें से हो सकता है कि 4, 5, 6 लोग कोई भी टेंडर लेने वाले आ जाएं, और एक ये भी अनुमान हो सकता है कि 10 लाख के काम को कोई 9.5 लाख में करने वाला भी आ जाए, तो 50,000 रुपये पंचायत को बच भी सकते हैं। लेकिन हमने सरकार से आग्रह किया है, मुख्यमंत्री जी से, कि ये भी जनप्रतिनिधि, हमारी छोटी सरकार है, आप बड़ी सरकार हो, तो संवाद के साथ भरोसे में लेते हुए इस विषय पर आगे बढ़ना चाहिए। आगे भिवानी में बीजेपी की 2 दिवसीय प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि 10 और 11 फरवरी को भिवानी में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी, जिसमें साल 2024 का रोड मैप और संगठन की मजबूती पर चर्चा की जाएगी। इस दौरान ओपी धनखड़ ने यह भी बताया कि प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के लिए मंत्री संदीप सिंह को बुलावा नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि संदीप सिंह पर यौन शोषण और छेड़खानी के आरोप हैं। इस कार्यकारिणी की बैठक वो 10 और 11 को संपन्न हो रही है। 10 तारीख को प्रदेश पदाधिकारी बैठक होगी दोपहर बाद से, और 2 दिन देर रात तक चलेगी, और 11 तारीख सुबह 10 बजे से रात 8:30 बजे तक, डिनर तक, अगले दिन प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, हमारे तीनों केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी, राव इंद्रजीत सिंह जी, कृष्णपाल गुर्जर जी, हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड की सदस्य सुधा यादव जी, और हरियाणा के मंत्रीगण, सभी सांसद, सभी विधायक और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता, लगभग 350 लोग प्रदेश कार्यकारिणी में हरियाणा के, वो दिन भर के लिए इकट्ठा रहेंगे। इससे पहली बात यह है कि चंडीगढ़ पुलिस ने उस विषय में रिपोर्ट देनी चाहिए। चंडीगढ़ पुलिस की रिपोर्ट में देरी हो रही है, न्याय मिलना चाहिए। सब लोग इस पक्ष में है, पार्टी इस पक्ष में है कि न्याय मिले और वो तुरंत रिपोर्ट देवे, और जब तक उनकी रिपोर्ट नहीं आई है तो हमने उनको कहा है कि इस बैठक में उनको आमंत्रित नहीं किया है, जो भिवानी में हम बैठक करेंगे। महिलाओं के उनके पैरों पर खड़े करने के लिए अंबाला में पंडित केदारनाथ शर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट पिछले काफी समय से लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में अंबाला के गांव सुल्लर में पंडित केदारनाथ शर्मा चैरिटेबल के जरिए महिलाओं के लिए निःशुल्क सिलाई सेंटर खोला गया, जिसका उद्घाटन मेयर शक्ति रानी शर्मा द्वारा किया गया। मीडिया से बात करते हुए मेयर शक्ति रानी शर्मा ने बताया कि महिलाओं को सिलाई सीखने के लिए सेंटर गांव सुल्लर में खोला गया है। इससे पहले एक सेंटर शहर में भी खोला गया था, जिसमें महिलाएं कुछ नया सीख पाएंगी और अपने पैरों पर खड़ा हो सकेंगी। यहाँ महिलाओं को सिलाई 2 अलग अलग बैच में सिखाई जाएगी और इन दोनों बैचों में 20-20 महिलाएं शामिल हैं। आज हमारे गांव सुल्लर में मेयर मैम शक्ति रानी की तरफ से सिलाई सेंटर खुला है, जिससे हम बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, और हम लोगों को एक मौका मिला है सिलाई सेंटर में सीखने का, जिससे सभी लेडीज को प्रोत्साहन मिलेगा। हमारे गांव सुल्लर में मेयर मैम की कृपा से सिलाई सेंटर फ्री खोला गया है, जिससे हम बहुत कुछ सीखकर अपनी डेवलपमेंट कर सकेंगे और हम अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल हो सकेंगे। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने हम लेडीज को आगे आने के लिए उत्साहित किया।
गांव सुल्लर में आज सिलाई मशीन सिखाने का स्कूल खोला गया है। रोटरी क्लब और पंडित केदारनाथ शर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट ये दोनों ने मिलकर खोला है और ये अपनी तरह का दूसरा स्कूल है। एक शहर में खोला गया था, अब ये एक गांव में खोला गया है और 10 मशीनें रोटरी क्लब के डोनर्स ने दी हैं और 2 मशीनें अभी हमारे किसान यूनियन सुल्लर ने अनाउंस करी हैं। 2 मशीनें उन्होंने भी दी हैं और हमारी लोकल यहाँ की टीचर हैं जो इन बच्चों को सिखाएंगे। और अभी 40 बच्चे इनरोल किए हैं एट अ टाइम पर, लेकिन और भी बहुत सारी बच्चियां हैं जो चाहवान हैं और जो पीछे पड़ी हुई हैं कि हमारे को भी सीखना है। तो हम 6 महीने का कोर्स ये करवा रहे हैं बच्चों का। इसके बाद दूसरा ग्रुप लेंगे, उसमें भी 40 बच्चे आएंगे और हम चाहते हैं कि ये इस गांव के हर एक बच्चा, एक बच्ची सिलाई सीखे ताकि वो सेल्फ डिपेंडेंट हो सके। और इन्हीं खबरों के साथ हरियाणा विशेष के इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। नमस्कार।